एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है D+B TGT नेचुरल साइंस के लिए जो यूनिट हमने की है इम्यूनोलॉजी, उसके MCQ हम कर रहे हैं। आज हम वर्किंग ऑफ द इम्यून सिस्टम और वैक्सीन का जो हमारा टॉपिक था उसके MCQ हम कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द कंपाउंड दैट इवोक्स द रिस्पॉन्स इज रेफर्ड एज एंटीजन, यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल आपकी बॉडी में है वो अगर किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स इवोक कर पाता है उसे आप एंटीजन कहते हो। द एबिलिटी ऑफ एन कंपाउंड टू बाइंड विद द एंटीबॉडी इज रेफर्ड एज एंटीजेनिसिटी। आपका जो कंपाउंड है वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को आप एंटीजेनिसिटी कहते हो। आपके जो सारे के सारे इम्यूनोजेंस होते हैं उनको आप एंटीजेंस तो कह सकते हो, लेकिन सारे के सारे एंटीजेंस को आप इम्यूनोजेंस नहीं कह सकते। आपके जो सारे के सारे इम्यूनोजेंस होते हैं वो एंटीजेंस कहलाते हैं, लेकिन आपके सारे के सारे एंटीजेंस जो होते हैं वो इम्यूनोजेंस नहीं कहलाते हैं, या फिर ऑल आर करेक्ट। तो आपको पता है ये जो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हमारी जो एंटीजन की एंटीबॉडी के साथ बाइंड करने की एबिलिटी है उसे हम एंटीजेनिसिटी बुलाते हैं। आपके जो इम्यूनोजेंस होते हैं वो कोई ना कोई एंटीजन ज़रूर होते हैं, लेकिन आपके सारे के सारे जो एंटीजन है वो एक इम्यून रिस्पॉन्स इवोक नहीं कर सकते। किसी टाइप का रिस्पॉन्स इवोक कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स इवोक करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको ये सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एन एपिटोप ऑल्सो नोन एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट इज द पार्ट ऑफ एंटीजन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, यानी कि जो आपका एंटीजन होता है उसके ऊपर जो एपिटोप वाला पार्ट होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है आपका इम्यून सिस्टम। डी सेल जो है वो सॉल्यूबल एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, और जो आपके टी सेल्स है वो आपके सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करता है जो MHC मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच रहते हैं। यह सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको पता है आपका जो एंटीजन होता है उसके ऊपर जो एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं, हमारी जो एंटीबॉडी होती है वो उन्हीं के साथ अटैच करती है, उन्हीं को आइडेंटिफाई करती है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारी जो बी सेल्स होती है वो क्या करती है, हमारे जो सॉल्यूबल एंटीजन्स है उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करती है, और जो हमारी टी सेल्स है वो ऐसे सेल्स को रिकॉग्नाइज करती है जब आपके पेप्टाइड्स किसके साथ अटैच होते हैं, MHC मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि MHC क्या होता है, जो हमारा लास्ट लेक्चर था। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे कैसे स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट इम्यूनोजेनिक बाय देमसेल्फ बट कैन बिकम इम्यूनोजेनिक व्हेन अटैच्ड टू अ कैरियर मॉलिक्यूल सच एज अ प्रोटीन। तो ये कह रहे हैं कि आपके जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो खुद से है ना एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उन्हें किसी कैरियर मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर देते हो तो वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। कैरियर प्रोटीन के साथ अगर आपने उन्हें अटैच कर दिया तो वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। इम्यूनोजन, हैप्टन, एडजुवेंट या फिर एंटीबॉडी। तो आपको पता है जब मैंने आपको बताया था कि जो हैप्टन होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं और वो खुद से हमेशा इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जनरेट कर पाए ऐसे ज़रूरी नहीं, लेकिन उनको अगर आप मिक्स करते हो बड़े बड़े कैरियर मॉलिक्यूल्स के साथ तो वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पाएंगे। तो आपके जो हैप्टन होते हैं उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंसेस विच कैन इन्हेंस द इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन मिक्सड विद एंटीजेंस। तो अगर आपके एंटीजेंस हैं, अगर उनके साथ इस सब्सटेंस को मिक्स किया जाए तो क्या होता है, बहुत अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। किसकी बात हो रही है, हैप्टेन की बात हो रही है, एडजुवेंट की बात हो रही है, एंटीबॉडी की बात हो रही है, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है जो हमारे हैप्टेन होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, वो खुद से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकते, हम उन्हें किसी न किसी के साथ मिक्स करते हैं। तो हम जिनके साथ उन्हें मोस्टली मिक्स करते हैं वो कौन होते हैं, हमारे एडजुवेंट्स होते हैं। हैप्टन और एडजुवेंट जब आपस में मिक्स कर जाते हैं और जब वो हमारी बॉडी में मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो इस वाली बात पे बहुत ध्यान रखना कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। एंटीबॉडीज के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपकी जो एंटीबॉडी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो वाई शेप प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। एंटीबॉडी जो है उनको कौन बनाता है, हमारी बॉडी में प्लाज्मा सेल्स जिनको हम बी सेल्स भी कहते हैं, वो हमारी एंटीबॉडी को
बनाने का काम करती है। एंटीबॉडी हेल्प करती है आपकी पैरासाइट को स्प्रेड करने में, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो पैरासाइट एंटर किए हैं वो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सके, इसमें उनकी मदद कौन करता है? एंटीबॉडी करती है। आपकी जो एंटीबॉडी होती है वो 4 लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनी होती है। सिंगल एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है एंटीबॉडी का जो शेप होता है वो वाई शेप भी होता है, ये बिल्कुल सही बात है। एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कौन करता है? प्लाज्मा सेल्स हमारी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने का काम करती है। लेकिन हमारी एंटीबॉडी जो होती है ना वो पैरासाइट को किल करके एलिमिनेट करने का काम करती है, उसको ख़त्म करने का काम करती है, उसको स्प्रेड करने का काम नहीं करती है, उसको मदद नहीं करती है इन्फेक्शन को स्प्रेड करने में। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। अगर मैं आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज देख रही हूँ तो कितने अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज मुझे मिल सकती हैं? 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 2 प्रकार की या फिर 6 प्रकार की? तो आपको पता है जब मैंने आपको एंटीबॉडी पढ़ाई है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ाया और उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ाए, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक ऐसी एंटीबॉडी के बारे में बताना है जो आपका जो सीरम है, आपकी बॉडी के अंदर जो सीरम है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये एंटीबॉडी ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। आपको पता है ना प्लेसेंटा हम किस ऑर्गन को बुलाते हैं? जब आप अपनी मम्मी के पेट में होते हैं तो प्लेसेंटा के थ्रू आप अपनी मदर से कनेक्टेड होते हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी तक पहुँच रहे होते हैं वो प्लेसेंटा की मदद से पहुँचते हैं। तो क्या होता है, आपकी जो मदर है वो आपको इम्यूनिटी दे सकती है इस एंटीबॉडी की मदद से। और इसकी जो हैवी चेन होती है वो किससे मिलके बनी होती है? गामा होती है। इसकी हैवी चेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? गामा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कौन सी एंटीबॉडी की बात हो रही है? IgA एंटीबॉडी की, IgG की, IgM की, IgD की या फिर IgE की? मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी बॉडी में ना 5 प्रकार की एंटीबॉडीज मिलती है और ये उनके सारे के सारे नाम हैं, ठीक है। तो हमारी ऐसी जो एंटीबॉडी होती है जो हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी हैवी चेन में गामा प्रेजेंट होता है, ये होती है हमारी IgG एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और हमें हमारे सीरम में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी एंटीबॉडी जो आपकी एक्सटर्नल सीक्रेशंस है, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्सटर्नल सीक्रेशंस है, यानी कि आप जब आप अपनी मम्मी का दूध पी रहे हो, ब्रेस्ट मिल्क जिसको हम कोलेस्ट्रम बुलाते हैं, उसके अंदर भी प्रेजेंट होती है ये वाली एंटीबॉडी और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है न्यूबॉर्न, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी जो है वो क्या कर रहा है? अपनी मम्मी का दूध पिएगा, ठीक। इसकी जो हैवी चेन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? अल्फा प्रेजेंट होता है। तो IgA एंटीबॉडी की बात हो रही है, IgG की, IgM, IgD या फिर IG। तो आपको पता है जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर एंटीबॉडी देखने को मिलती है वो कौन सी होती है? एक्सटर्नल सिक्रीशंस में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो होती है हमारी IgA एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जिसको है ना बी सेल बनाती है? सबसे पहले हमारी जो बी सेल्स है जिस एंटीबॉडी को बनाती है, और इसका अगर आप देखोगे ना जब आपके ये बॉडी में देखोगे इसको, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर रहता है मोस्टली वो पेंटामर रहता है और इसके जो हैवी चेन है वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? म्यू प्रेजेंट रहता है। तो IgA, IgG, IgM, IgD या फिर IgE। तो हमारी बॉडी जो सबसे पहली एंटीबॉडी खुद से बनाती है, आपको पता है जो हमारे मिल्क से मिली हमें वो IgA थी, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके हमें मिल गई वो कौन थी? हमारी IgG थी, ठीक है। लेकिन हम जो खुद सबसे पहले अपनी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए खुद से जो सबसे पहली एंटीबॉडी हम बनाते हैं वो कौन सी होती है? IgM होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबॉडी इज द मार्कर ऑफ बी सेल मेच्योरिटी? और इसकी जो हैवी चेन है वो डेल्टा होती है, यानी कि अगर आपको देखना है कि आपकी जो बी सेल है वो मेच्योर है या फिर इमेच्योर है, तो अगर उसके ऊपर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी ये जो बी सेल है ये मेच्योर हो गई है और इसकी जो हैवी चेन है उसमें डेल्टा प्रेजेंट है। IgA, IgG, IgM, IgD या फिर IgE। तो आपकी जो IgD एंटीबॉडी होती है ये बी सेल की मेच्योरिटी का मार्कर होती है और इसकी हैवी चेन में डेल्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबॉडी बाइंड्स टू द मेम्ब्रेन ऑफ बेसोफिल एंड मास्ट सेल विच कॉज एलर्जी?
और इसकी जो हैवी चेन है उसमें एप्सिलॉन प्रेजेंट होता है। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, आपसे है ना बहुत बार मोस्ट कॉमनली ये क्वेश्चन है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है उस एंटीबॉडी का नाम बताइए जो आपकी एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आपको पता है बेसोफिल और मास्ट सेल जो है ये क्या रिलीज़ करते हैं, हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं जो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको एक ऐसी एंटीबॉडी का नाम पूछा गया है जो हमारी एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है, और आपको पता है हमारी जो IgE एंटीबॉडी होती है वो हमारी एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन से है ना बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं उसकी, तो आपको है ना करेक्ट एप्लीकेशन बतानी है इसमें से, इस इंटरेक्शन से आप क्या क्या चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। आपको डिजीज़ डिटेक्ट करनी है, उसके लिए जो आप एलाइजा मेथड करोगे जिसको हम बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, उसमें आपकी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन यूज़ होती है। प्रेगनेंसी किट्स जो होती है, आपको पता है बहुत सारी प्रेगनेंसी किट्स, प्रेगा न्यूज़ टाइप जो एड्स आ रहे होते हैं जिससे आपको पता चल जाता है बहुत जल्दी कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। तो प्रेगनेंसी किट्स में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का इस्तेमाल होता है या नहीं होता। ड्रग आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि इस पर्सन ने ड्रग लिया हुआ है तो कौन सा ड्रग लिया हुआ है, अगर आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का इस्तेमाल करते हो या नहीं करते, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको पता है हमारी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के है ना बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और ये जो सारे के सारे एप्लीकेशंस यहाँ लिखे हुए हैं ये सब इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन पूछा गया है। इम्यूनाइजेशन के फादर कौन कहलाते हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहलाते हैं, रॉबर्ट कॉच कहलाते हैं, एडवर्ड जेनर कहलाते हैं, या फिर जॉन मार्शल कहलाते हैं। तो आपको पता है जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन की खोज की थी, इम्यूनाइजेशन की खोज की थी, तो एडवर्ड जेनर क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कहलाते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। रॉबर्ट कॉच ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी वैक्सीन जिसके अंदर होल पार्ट इस्तेमाल होता है उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया है? इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन, एट्यूनेटेड, लाइव वीकेंड वैक्सीन, ओनली वन, ओनली टू, बोथ आर ट्रू, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता है हमारी जो वैक्सीन होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। कुछ वैक्सीन होती है जिसमें हम है ना पूरे ऑर्गेनिज्म का पैथोजन का पूरा पार्ट इस्तेमाल करते हैं, कुछ होते हैं जिसमें हम कुछ फ्रेगमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो होल पार्ट वाली जो होती है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया होता है, एक होती है इनएक्टिवेटेड और एक होती है एट्यूनेटेड। तो ये जो दोनों के दोनों टाइप्स हैं ये एकदम ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वैक्सीन दैट यूजेज अ वीकेंड फॉर्म ऑफ डिजीज कॉजिंग पैथोजन लाइक अ वायरस और बैक्टीरिया टू स्टिमुलेट स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। यानी कि इस वाले वैक्सीनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे कि सोचो कोई बैक्टीरिया है जो आपको बीमारी दे सकता था, उसको ना हमने कमज़ोर बना दिया, वीकेंड कर दिया कि वो आपको बीमारी नहीं दे सकता, लेकिन उसे अगर मैं आपकी बॉडी में डालूं तो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स वो जनरेट कर सकता है। तो ये कौन से टाइप की वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं? किल्ड वैक्सीन की बात कर रहे हैं, डीएनए वैक्सीन की बात कर रहे हैं, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन की बात कर रहे हैं, या फिर हम सब यूनिट वैक्सीन की बात कर रहे हैं? तो आपको पता है वो जिंदा है अभी भी। ठीक है, बस उसे हमने कमज़ोर बनाया है। ठीक है, तो वो लाइव है और उसको हमने एट्यूनेट किया है, हीट की मदद से, रेडिएशन की मदद से हमने बस उसे कमज़ोर कर दिया है। तो ये होता है हमारा लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। किल नहीं किया ना आपने उसे, मारा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजल, मम्स और रूबेला वैक्सीन। ठीक है, और आपकी जो बीसीजी वैक्सीन है ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो यूज़ होती है आपकी बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी का फुल फॉर्म मुझे लिख के बताइएगा। ये कौन से टाइप की वैक्सीन के एग्जाम्पल है? किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल है, डीएनए वैक्सीन के एग्जाम्पल है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल है, या फिर सब यूनिट वैक्सीन के एग्जाम्पल है? तो आपको पता है हमारा जो मीजल्स होता है, मम्स होते हैं, और जो हमारी बीसीजी वैक्सीन है, ये सब हमारे लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैक्सीन आर मेड बाय ग्रोइंग पैथोजन इन कल्चर एंड देन किलिंग देम विद हीट और केमिकल्स इन रेडिएशन। तो आपको पता है जो भी लोग आप में से बॉटनी एंड जूलॉजी से है उन्हें तो मालूम होगा कि कल्चर करने का मतलब क्या होता है। कल्चर करने का मतलब होता है हमें ना पेट्री डिश मिलती है लेबोरेटरी में जिसके ऊपर हम एगोरोस जेल या फिर न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करते हैं, और उसके ऊपर है ना हम थोड़ा सा बैक्टीरिया डाल देते हैं, कुछ ड्रॉप बैक्टीरिया की डाल देते हैं। जब हम 2-3 दिन बाद देखेंगे ना तो उस पर ना पूरी की पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो कर रही होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कल्चर बुलाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम इस वैक्सीन को कैसे बनाते हैं, पहले हम उन्हें लैब में ना कल्चर करते हैं। ठीक है, पैथोजेंस को हमने कल्चर किया, बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको हमने कल्चर किया, फिर उनको हमने ना हीट की मदद से, केमिकल की मदद से, रेडिएशन की मदद से किल कर दिया।
कमज़ोर नहीं बना है, टोटली किल कर दिया है, मार दिया है। तो ये कौन से टाइप की वैक्सीन हम बना रहे हैं इस तरीके से? इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन बना रहे हैं, डीएनए वैक्सीन बना रहे हैं, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन बना रहे हैं, सब यूनिट वैक्सीन बना रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि लाइव एट्यूनेटेड में हम क्या करते हैं, उसे जान से नहीं मारते हैं, उसको हम कमज़ोर करते हैं, बस उसको वीक कर दिया है, ठीक है। लेकिन इनएक्टिवेटेड किल्ड में हम क्या करते हैं, उसको पूरा हमने मार दिया है, ठीक है। लेकिन वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने की कैपेसिटी अभी भी रखता है, ठीक है। किल्ड को अगर हम वैक्सीन की फॉर्म में दे रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स और टिटनेस जो है आपकी, ये वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन का एग्जाम्पल है? इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन का एग्जाम्पल है, टॉक्सॉइड वैक्सीन का एग्जाम्पल है, डीएनए वैक्सीन का एग्जाम्पल है, या फिर नन ऑफ दिस? तो आपको पता है एंथ्रेक्स और टिटनेस जो है ये दोनों के दोनों ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया कॉजिंग है, ठीक है। आपको पता है बैसिलस एंथ्रेक्स की वजह से आपको एंथ्रेक्स हो जाता है। तो हमारे बैक्टीरिया क्या है ना, बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। तो उन टॉक्सिन जो उन्होंने रिलीज किया उनके थ्रू जब हम कोई वैक्सीन बनाते हैं तो उसे हम क्या बुलाते हैं, टॉक्सोइड वैक्सीन बुलाते हैं। तो एंथ्रेक्स और टिटनेस जो है वो हमारी टॉक्सोइड वैक्सीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैक्सीन मेड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट? ऐसी वैक्सीन जिसको बनाने के लिए हमने दो अलग अलग कंपोनेंट का इस्तेमाल किया है, जिसमें हमने पैथोजन का मतलब होता है कोई भी ऐसा पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल जो आपको बीमारी दे सकता है। पैथोजन है, पैथोजेनिक है वो आपके लिए, कोई भी बीमारी कॉज कर सकता है आपके अंदर, ठीक है। उसे हम कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच कर रहे हैं। तो ये कौन सी वैक्सीन का एग्जाम्पल है? टॉक्सोइड वैक्सीन का एग्जाम्पल है, कॉन्जुगेट वैक्सीन का एग्जाम्पल है, डीएनए वैक्सीन का एग्जाम्पल है, फिर किल्ड वैक्सीन। तो देखो कॉन्जुगेट का मतलब होता है दो चीज़ें जब अटैच होती है, ठीक है। तो दो चीज़ें अटैच है तो ये किसका एग्जाम्पल है? कॉन्जुगेट वैक्सीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which vaccine are prepared by using the genetic material of the pathogen itself to immunize the individual? यानी कि अब जब मैं वैक्सीन बना रही हूँ ना, तो पूरे पैथोजन को नहीं डाल रही हूँ, होल पैथोजन को नहीं डाल रही हूँ, उसका जो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, आपको पता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो उसका इस्तेमाल करके अगर मैं वैक्सीन बना रही हूँ, ठीक है, सीधा का सीधा उसका डीएनए मैंने किसी इंडिविजुअल में डाल दिया और वो वैक्सीन की तरह का काम कर रहा है। तो ये कौन सी वैक्सीन का एग्जाम्पल है? इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन का एग्जाम्पल है, टॉक्सॉइड वैक्सीन का एग्जाम्पल है, डीएनए वैक्सीन का एग्जाम्पल है, या फिर कॉन्जुगेटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल है? तो इनएक्टिवेटेड किल्ड में तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे पैथोजन को किल कर देते हैं और उसको हम वैक्सीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। टॉक्सॉइड में हम क्या करते हैं, जो आपका बैक्टीरिया है उसने जो टॉक्सिन्स रिलीज किया उनके थ्रू हम वैक्सीन बनाते हैं। कॉन्जुगेट में हमने दो डिफरेंट पार्ट्स को इस्तेमाल किया होता है। तो डीएनए वैक्सीन क्या होती है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, उसको अगर आपने डायरेक्टली इंजेक्ट किया तो एक कौन सी वैक्सीन है? डीएनए वैक्सीन का एग्जाम्पल है। थैंक यू, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।